हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं ईबीएस समाधान के एक और नए लेक्चर में। जो चल रहा था, सेमेस्टर सेकंड चल रहा था। और सेमेस्टर सेकंड की मैं अगर बात करूँ तो हमारे एस पे पी ब्लॉक अच्छे से कंप्लीट कर लिया हमने। और हमारा में क्या चल रहा था, डी ब्लॉक की प्रथम संक्रमण श्रेणी अर्थात यूनिट नंबर 3 चल रही थी। जिसके तहत हमने पिछली जो प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर हमने समन्वय संख्या 6 वाले कुछ यौगिकों को देखा था। और आज हम जो देखने वाले समन्वय संख्या 4 वाले यौगिक को देखेंगे। जो प्रक्रिया है, जो करने का तरीका है वो सेम ही रहेगा जैसे हमने समन्वय संख्या 6 वाले की थी। पहले हम क्या करते हैं, निकल का हम क्या निकाल देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहले परमाणु क्रमांक आपको पता होना चाहिए, निकल का होता है 28। इन दोनों को मैं साथ में ही कर रहा हूँ, कुछ चेंजेस हो गए मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो निकल के तो दोनों में निकालने पड़ेंगे। ऑक्सीकरण अवस्थाएं लगभग समान ही रहने वाली सभी की। तो हम लिखते हैं इसको किस प्रकार से, आर्गन के रूप में लिखते हैं, आर्गन 3D और 4S। तो आपको पता होगा कि जो निकल है वो कोई अपवाद नहीं होता है। अपवाद की बात करें, कॉपर और केवल केवल क्या थे, क्रोमियम थे। तो इसको भर लीजिए, पहले हम भर लेते हैं 20 और ये 8 28 हो जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या करते हैं इनको। फिर हम क्या इनको सामान्य स्थिति में लिख लेते हैं 3D 4S और 4P। डी के अंदर आपको पता होगा 5 कक्षक आते हैं, एस के अंदर 1, पी के अंदर 3। पी के अंदर कितने आते हैं, 3 आते हैं। अगर पहले किस में भर लीजिए आप, एस के अंदर भर लीजिए 2 होंगे। डी के अंदर पहले बढ़ते हैं हम, सभी के अंदर 1 1। फिर कितने बच्चे हैं, 3 और बच जाते हैं, ठीक है। तो कितने हो गए, इसके अंदर बात करेंगे तो 6 और 2 8, इसके अंदर बच गए, इसके अंदर बच गए 2। अब हमें क्या निकालना है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। क्या निकालना है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं निकालते हैं। जब ऑक्सीकरण अवस्था की बात करता हूं, पुनः क्लोरीन और अगर सीएन की बात करूं, दोनों में आवेश एक एक की है। सिंपल से निकालना है, निकल को मान लेते हैं x -4 और -2। इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था थी +2। तो हमें किसका निकालना है, निकल +2 का निकालना है। किसका निकालना है, निकल +2 का। निकल +2 की जब बात करोगे तो किससे निकलेंगे, ये एस से निकलेंगे। और मैंने एक बात की थी, उसके अंदर ही बात की, समन्वय संख्या सीएन होता है वो प्रबल लिगैंड के रूप में व्यवहार करता है। किसके रूप में, प्रबल लिगैंड के रूप में। तो यहाँ पर जो भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाते हैं, युग्मित हो जाते हैं। 5 हो गए, यहाँ से खाली हो जाता है, 4s रह जाता है। और इसकी बात करूँ, ये सिर्फ और सिर्फ 4p के रूप में रह जाता है। तो यहाँ पर जो भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे वो क्या आ जाएंगे, युग्मित हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक यहाँ पर आ जाएगा ये, तो 4 युग्मित में रूप में बदल जाएंगे। और इसके संकरण की अगर बात करोगे तो इसमें संकरण होता है DsP3। क्या होता है, DsP3 होता है। अगर आकार की बात करते हो इसके अंदर तो होंगे चतुष्फलकीय। इसमें आकार क्या होगा, इसका चतुष्फलकीय होगा। सेम दोनों में आकार सिमिलर होने वाला है, ठीक है। और चुंबकीय गुण की बात करोगे तो ये आपको पता है, इसमें कोई सारे में युग्मित इलेक्ट्रॉन सारे के प्रतिचुंबकीय। चक्रण की बात कर लीजिए, आंतरिक द्विकक्षक का हमारा तो निम्न व आंतरिक चक्रण, ठीक है। अगर मैं क्लोरीन की बात करता हूँ, क्लोरीन के अंदर देखिए सभी मैं कहता हूँ युग्मित नहीं करते हैं, अयुग्मित रहते हैं। तो इसकी जो अवस्था है, अगर मैं बात करूँ तो सेम अवस्था ये रहेगी, केवल करके खाली होगा, एस इसका खाली हो जाता है। तो जो इसका जो संकरण है वो क्या हो जाएगा, sp3। क्या हो जाता है इसका संकरण, sp3 हो जाएगा किसका, क्लोरीन का। अगर मैं बी की बात करता हूँ तो चुंबकीय गुण की बात करें तो सारे क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा ये। चक्रण की बात कर लीजिए, उच्च चक्रण हो जाएगा इसका, वे बाह्य कक्ष हो जाएगा, ठीक है। संरचनाओं की बात करें, संरचनाओं में भी आपको अंतर दिखाई देखने को मिल जाता है किस प्रकार से। और यहाँ पर जो खाली है कक्षक, वहां पर क्या आ जाती है, Cl आ जाएंगे, Cl कह दीजिए, Cn कह दीजिए, ठीक है। यहाँ
पर Cn आ जाएगा, तो आप यहाँ पर इसको भर लेना, इसे दिखा देना इसको, ठीक है। Cn और अगले जो स्ट्रक्चर उसके अंदर आप Cl के रूप में दिखा देना। कितने हैं यहाँ पर Cn और Cn। जो लिगेंड है उसके पिछले जो लेक्चर उसके अंदर भी ऐसे कर लेना, जो लिगेंड है अगर बात करोगे वो क्या है, Cn की ओर क्या आकर्षित है। अगर Cl की जब बात करते हैं ना, तो केवल और केवल यहाँ पर आपको एक Cl दिखाई देता है और जो 3 Cl है वो कुछ इस प्रकार से जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से क्या बनाते हैं, इसके साथ चर्चाएं बनाते हैं, ठीक है। ये हमने क्या बात की थी, समन्वय संख्या संकुल को हमने अच्छे से समन्वय संख्या 4 और समन्वय संख्या 6 को एग्जाम्पल के रूप में अच्छे से इसको समझ लिया। अगला जो टॉपिक है हमारे वो है आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। जब मैं आयनन विभव या आयनन की ऊर्जा की बात भी करता हूँ, ऐसे पी ब्लॉक में इसको अच्छे से पढ़ा था कि जब हम किसी भी कक्षक से बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, उसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसको क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा क्या बोलते हैं और आयनन विभव कहते हैं, ठीक है। निकालने के लिए आवश्यकता जो ऊर्जा होती है। अगर मैं प्रथम संक्रमण श्रेणी की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, प्रथम संक्रमण श्रेणी की बात करता हूँ, उसके अंदर आप देखोगे कि ये निर्भरता है वो करती है आयनिक इलेक्ट्रॉनों पर। किस पर निर्भर करती है, आयनिक इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है। तो हमने इसमें दो चीजें पढ़ी थी, एक आपने इसमें परिरक्षण प्रभाव पढ़ा था, एक उसमें क्या पढ़ा था, प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल। तो मैंने कहा था जो प्रभावी नाभिकीय आकर्षण की बल की जब बात कर रहे थे, जेड इफेक्टिव की बात कर रहे थे, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन को ना नाभिक अपनी ओर से प्रबल रूप से आकर्षित करके रखता है, जिससे उसका आकार छोटा हो जाता है। आकार छोटा हो जाने का क्या होता है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए कठिन कार्य होता है। परंतु जब मैं कहाँ तक पहुंच गया था, मैग्नीज तक चला गया था, उसके बाद में देख रहे थे हम कि जो परिरक्षण प्रभाव है वो आपको अधिक देखने को मिल रहा था। मतलब वहां पर प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल अर्थात जेड इफेक्टिव का मान कम होता जा रहा था और परिरक्षण प्रभाव अर्थात प्रतिकर्षण आकार को बढ़ाता जा रहा था। उस नाभिक से क्या होता है, जो बाह्यतम को उसकी दूरी बढ़ाता जा रहा था, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आप उससे आसानी से निकाल सकते हो। तो देखिए आयनिक विभव की प्रथम संक्रमण श्रेणी की जब मैं बात करता हूँ, स्केडियम से मैग्नीज की जब तरफ आप जाते हो, स्केडियम से मैग्नीज की ओर जब जाते हो तो वहां पर लगातार इसके आकार में कमी देखने को मिल जाती है, अर्थात प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बढ़ता हुआ दिखाई देता है, अर्थात इससे जो इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन कार्य होता है, जिससे इसके आयनन विभव या आयनन ऊर्जा के मान में वृद्धि दिखाई देती है। मैग्नीज से जब जिंक की तरफ जाते हो तो लगातार प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल यहाँ पर आपको कम होता दिखाई देता है, परिरक्षण प्रभाव में वृद्धि होती है, जिससे इसके आकार में वृद्धि होती है, नाभिक से बाह्यतम कोश दूर जाता जाता है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है। इसके लिए हमें जो ऊर्जा की जो आवश्यक है अर्थात आयनन विभव या आईपी की मैं बात करता हूँ, वहां पर आपको कम दिखाई देती है। अगर इनमें भी मैं दो बात करूँ, क्रोमियम की बात करता हूँ और मैं किसकी बात करता हूँ, यहाँ पर कॉपर की बात करता हूँ। जब मैं क्रोमियम की और कॉपर की बात करता हूँ तो इनके जो आयनन विभव आपको देखने को मिल जाते हैं। दो प्रकार से होते हैं आयनन विभव। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो उसको बोलते हैं प्रथम आयनन विभव या Ip1 बोलते हैं। अगर दो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको Ip2 कहेंगे। अगर उसने उत्कृष्ट गैस अभिविन्यास प्राप्त कर लिया अर्थात वो स्थायी हो चुके हैं तो उससे हमें ऊर्जा और अधिक देनी पड़ेगी कि हम दूसरी Ip प्राप्त करें। कई बार क्या होता है कि जो Ip1 निकाल रहे होते हैं वो तो बहुत कम ऊर्जा में होती है, पर जब हम Ip2 की वैल्यू निकालते हैं तो वो उसके मान में आपको वृद्धि दिखाई देने को मिल जाती है। जब मैं इनकी भी Ip2 की जब बात करता हूँ, इनकी बात करता हूँ Ip2 की बात करता हूँ, तो इनकी जो Ip1 की बात करता हूँ, मैग्नीज और वेनेडियम से इसकी Ip, और अगर मैं इसकी कॉपर की बात करता हूँ, निकल और जिंक से अधिक होती है। जब Ip2 अधिक अर्थात क्या होता है कि हमें अधिक ऊर्जा इसमें देनी होगी। Ip2 तक इन कॉपर और निकल की तरफ आ जाते हैं तो यह अधिक स्थायित्व प्रदान कर लेते हैं। कारण मात्र दोनों को सिर्फ एक ही है कि ये होते हैं, ये तो अर्धभरित होते हैं, पूर्ण भरित
स्थायी विन्यास प्राप्त कर रखा होता है इसमें डी के अंदर, जिसके कारण इनकी जो Ip2 है वो अधिक स्थायी होती है किसके मुकाबले, वेनेडियम और मैग्नीज से और निकल और जिंक से। तो अच्छा सा प्रश्न बन सकता है कि कॉपर की जो Ip2 है और जिंक से अधिक क्यों है, क्रोमियम की जो Ip2 है वो मैग्नीज से अधिक क्यों है, या कह सकता है जो कॉपर अधिक स्थायी क्यों है जिंक से। तो अच्छे से प्रश्न आप बन सकता है इसका, अच्छे से इसका आंसर लिख के आ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था की। इसकी बात करते हैं परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था की। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, परिवर्तनशील का क्या होता है, लगातार बदलते रहना। दो ही कारण होते हैं परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था के कारण बदलना। किसमें बदल सकते हो, अगर आप सामान्य इनके हम विन्यास की देखते तो आर्गन के रूप में दिखते हैं 3D और 4s, तो दिखाई देगा वो 3D और 4s में कक्षाओं में कुछ भी ज्यादा अधिक अंतर नहीं होता है। अंतर नहीं होता, इसी कारण आप क्रोमियम से देखा होगा हमने, कॉपर के अंदर हमने कहा था कि इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता है, इसके अंदर 5 आ जाते हैं, 10 बढ़ जाते हैं, तो ऊर्जा का अधिक अंतर नहीं है। इन ऊर्जाओं के नहीं अंतर नहीं होने के कारण ये क्या दर्शाते हैं, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। अगर हम इनके ऑक्सीकरण अवस्थाओं की बात करें, स्केडियम की बात करते हैं तो +3 दिखाता है स्केडियम अवस्थाएं ऑक्सीकरण अवस्था, टाइटेनियम +2 ये 3 और 4 तक दर्शाता है। इसकी बात करेंगे +2 +3 +4 और +5 तक दर्शाता है। क्रोमियम की आपने देखा होगा कि इसमें 4s1 भरा जाता है, तो क्रोमियम और कॉपर दोनों के अंदर आपको 4s1 दिखाई देता है, जिसके कारण इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं आप कह सकते हो +1 इनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्यों होती है, अर्धभरित पूर्ण भरित होने के कारण जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है आपको +1 दिखाई दे रही होती है। मैं आपको +1 दोनों में पहले से ऐड कर देता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, 5 तक हो चुके हैं ना, 2 3 4 5 और ये 6। मैग्नीज की बात करते हैं 2 3 4 5 6 7। आगे बात करते हैं इनकी। अब देखिए, अगर आप मैग्नीज तक आपको याद होगा मैंने कहा था कि यहाँ तक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, अधिकतम यहाँ पे +7 तक दिखाई देती है। फिर क्या होता है, लगातार युग्मित होने स्टार्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या जाते हैं युग्मित, तो यहाँ से ऑक्सीकरण अवस्था डिक्रीज होगी, कम होती जाएगी। +3। अगर आप इसकी बात करते हैं यहाँ पर तो केवल इसकी +2 होती है, इसकी बात करोगे तो +2 होती है। यहाँ पर अगर बात करोगे 2 और +3, इसकी ऑक्सीजन +3 होती है। तो यहाँ पर अगर बात करो तो +2 +3 और +4 होती है। यहाँ पर अगर बात करोगे +4 और केवल होती है यहाँ पर 5 ऑक्सीजन अवस्था देखने को मिल जाती है, ठीक है। इस प्रकार से क्या होगा, आपको ऑक्सीकरण अवस्थाएं देखने को मिल जाती है। तो एक चीज देखिए, इनमें अगर हम ऑक्सीकरण अवस्था में अंदर देखते हैं तो +1 जो ऑक्सीकरण अवस्था है केवल कॉपर व क्रोमियम ही दिखाते हैं, जिसका कारण मैंने आपको पहले बता दिया है। स्केडियम केवल क्या होता है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था ही दर्शाता है। अधिकतर आपको +3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं देखने को मिल जाती है, एक्सेप्ट करें कॉपर और जिंक के। तो दोनों के अंदर आपको डी विन्यास पूर्णतः भरा हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण आपको क्या होगा, ये +3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं दर्शाता हुआ दिखाई देगा। और बात करेंगे अगर तो सभी के अंदर आपको +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी देखने को मिल जाती है, अधिकतर में। किसमें नहीं दिखाई देने मिलती है, स्केडियम में देखने को नहीं मिलती है। अगर मैं बात करूं किसी की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था की बात करूं, मैग्नीज +7 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अधिक दिखाता है। क्या दर्शाता है, +7। और दो तत्व सिर्फ केवल एक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, स्केडियम व जिंक केवल एक ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। ये +3 दर्शाता है और ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। इसके अलावा बात करेंगे सबसे कम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाला क्रोमियम व कॉपर है, ठीक है। और सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था किसकी दर्शाती है, इसकी अधिकतम 7 है +7,
और अधिकतम कितने दर्शाता है, 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन अवस्थाएं दर्शाता है। ठीक है, इसको आप एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए इनको। ठीक है, फिर इसके बारे में कुछ और गुणों के बारे में इसमें बात करने वाले हैं। आशा करते हैं आपने अच्छे से इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब क्या करना है, इसमें सिर्फ ना एक एक ऑक्सीकरण अवस्था इसकी और बढ़ा दीजिए। जैसे इसकी +6 कर दीजिए, इसकी +5 और इसकी कर दीजिए +4। ठीक है, अब इसमें एक और बात रह गई थी कि यहाँ पर जब हम बात करते हैं, यहाँ पर जैसे +2 +1 और +3 ऑक्सीकरण अवस्था की बात करते हैं, ऑक्सीकरण स्टेट, ऑक्साइड स्टेट की जब बात करते हैं, तब यह क्या होते हैं, इनके जो निम्न ऑक्सीकरण जो होती हैं वो क्या होते हैं, आपको क्षारीय देखने को मिल जाते हैं, वे आयनिक होते हैं। और जब उच्च ऑक्सीकरण अवस्था की बात करोगे, सभी आपको क्या देखने मिल जाते हैं, अम्लीय, और क्या देखने मिल जाते हैं, सहसंयोजक। और मध्य की जब मैं बात करता हूं तो क्या होते हैं, ये उभयस्थायी। अगर मैं मैग्नीज की ऑक्साइड की बात करूं, किस प्रकार से बनाते हैं, अगर मैं मैग्नीज की बात करूं 2 4 और 6 के लिए बात करूं, तो ये कुछ बनाते हैं MnO Mn2 MnO3, इस प्रकार से क्या बनाते हैं, उसके ऑक्साइड बनाते हैं। पहले मैं ऑक्साइड की बात करूं 2 है, तो इसके लिए जो ये क्या होगा, क्षारीय होगा, बीच का उभयधर्मी, और लास्ट का जो अंतिम है आपको दिखाई दे रहा है वो क्या होगा, अम्लीय होता है। अब 2% आपको बोल्ड पर दिखाई दे रहे होंगे। एक तो है Cu+ की तुलना में Cu+2 का स्थायित्व अधिक क्यों होता है, और एक है Cu+ रंगहीन होता है जबकि Cu+2 क्या था, रंगीन। दोनों के दोनों जो आंसर है वो सेम होने वाले हैं। अगर बात करें पहले की, कि जो Cu दिखाई देता है ना आपको, दोनों में यही है कि जब हम बात करते हैं Cu की और Cu+ की जब बात करते हैं, आपको पता है जो रंग की बात करते हैं या जो स्थायित्व की बात करते हैं, अधिक स्थायी की, दोनों का जो निर्भरता है इसमें तो देखे जाएगी तो अनियमित इलेक्ट्रॉन Cu है, जब Cu+ आप 2 करते हैं तो उसके अंदर जो अनियमित इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाता है, इसके अंदर तो नहीं होंगे। जब Cu+2 निकालोगे तो उसके अंदर आपको अनियमित इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। जहाँ पर अनियमित इलेक्ट्रॉन होंगे, डी कक्षक खाली होंगे, ठीक है, तो वहाँ पर वो क्या हो जाएंगे, रंगीन हो जाएंगे। जहाँ पर अनियमित इलेक्ट्रॉन नहीं है वो क्या हो जाएंगे, रंगहीन हो जाएंगे। इस स्थायित्व की मैं बात करता हूँ कि जैसे कॉपर की बात करते हैं, कॉपर आपको पता होगा कितने नंबर पर आता है, कॉपर जिंक 29 पर आता है। ठीक है, अगर मैं इसको बात करूँ आर्गन 4s3d10, अगर केवल और केवल मैं Cu की ही बात करता हूँ दोनों कंडीशन के अंदर, तो यहाँ से केवल एक ही इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। और यहाँ पर आप डी देखोगे, डी क्या है, स्थायित्व इसका अधिक है। मैंने कहा था जहाँ पर जो कक्षक या ब्लॉक जिसके अंदर या वो पूर्ण अर्धभरित हो या पूर्ण भरित हो, उसका स्थायित्व अधिक हो जाता है, वो अधिक स्थायी हो जाता है। तो एक पहला रीजन ही होगा। पर Cu+ की अगर मैं Cu+2 की बात करूँ तो ये है ना, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होते। ये बात याद रखना कि ये जब होता है जल योजन के अंदर होते हैं, नॉर्मल कंडीशन के अंदर किसी भी स्थायी इलेक्ट्रॉनिक से जो स्थायित्व प्रदान किसी को किया होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन कार्य होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जल योजन स्थितियाँ प्राप्त करते हैं, तब हमें Cu+Cu2+ हमें दिखाई देते हैं। जब इनकी बात करूँ तो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी क्योंकि स्थायित्व इसने प्राप्त कर लिया है। यहाँ पर बन जाता है 3d9। जब ये 3d9 इसने प्राप्त कर लिया है तो क्या हो जाता है कि यह तो यहाँ पर अनियमित इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो इसके कारण आप कह सकते हो Cu++ क्या हो जाता है, रंगीन हो जाता है।
Cu की तुलना में Cu प्लस का स्थायित्व अधिक होता है। क्यों? क्योंकि Cu प्लस का अधिक स्थायित्व इस कारण से होगा क्योंकि हमें पता है कि अगर स्थायी अधिक स्थायी है तो उसी के कारण से हम ना उसको इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन कार्य होता है। Cu प्लस की तो कंडीशन आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो, S ब्लॉक से एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, परंतु जब Cu+2 की बात करते हैं अर्थात Ip2 की बात करते हैं तो उस स्थिति से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन कार्य होता है, क्योंकि उसने पहले तो उसके अंदर रिक्त कक्षक नहीं होते हैं, स्थितियां प्राप्त कर होती है, अस्थायी हो जाता है क्योंकि दो तीन चीज़ें स्थायी होती है। एक तो अगर किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं अर्थात जीरो, एक होता है अर्धभरित, एक होता है पूर्ण भरित। दोनों कक्षों में देखो स्थायित्व प्रदान इसने किया हुआ है, इस कारण से इससे इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन कार्य होता है। इस कारण से क्या होता है, Cu का स्थायित्व अधिक होता है। किससे? Cu की तुलना में Cu प्लस का स्थायित्व अधिक होता है। अगर अगले हमारे जो टॉपिक है वो है क्रियाशीलता। जो क्रियाशीलता है वो निर्भर करती है आयनन विभव पर, Ip पर। आयनन विभव एक बार फिर से मैं इसकी चर्चा करता हूँ क्या होता है। आयनन विभव की अगर बात करें तो किसी भी एक परमाणु है उसमें जो बाह्यतम कोश है उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने की जो प्रवृत्ति होती है या जो गुण होता है उसको क्या बोलते हैं हम, आयनन विभव, या उसको बोलते हैं आयन ऊर्जा, Ip बोलते हैं उसको। जो क्रियाशीलता है कि अगर किसी से इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से निकल रहा हो अर्थात Ip आयनन विभव का मान कम है किसी के अंदर तो उसकी क्रियाशीलता, विद्युत ऋणता, प्रबल अपचायकता उसकी अधिक होती है। इससे पहले हमने पढ़े थे एस ब्लॉक। एस ब्लॉक क्या थे? अधिकतर क्षारीय व क्षारीय मृदा धातु थे। वो उत्कृष्ट अभिविन्यास गैस का प्राप्त करने के लिए उनसे एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे ना वहां पर हम, जब वो एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे उत्कृष्ट अभिविन्यास तो वो क्रियाशील भी अधिक थे। हमने कुछ धातुओं के बारे में पढ़ा था कि उनको स्टोर करके रखा जाता है क्योंकि वायु से जल से बहुत, वायु और अग्नि से बहुत जल्दी वो क्रियाशील कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं। परंतु जब हम एस ब्लॉक की तुलना में बात करें धातुओं की तो उससे वो कम क्रियाशील होते हैं क्योंकि ये ना स्थायित्व उनका अधिक होता है, ठीक है, आयन वो का मान कम होता है। इस कारण से जो क्रियाशीलता है वो एस ब्लॉक से इनकी कम होती है। अब देखिए हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक है ये, इसके अंदर हम क्या बात करेंगे, चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय और वर्ग समतलीय क्रिस्टलीय क्षेत्र की हम क्या करेंगे, तुलना ज्ञात करेंगे या क्या ज्ञात करेंगे, संबंध ज्ञात करेंगे। अगर मैं बात करूं चतुष्फलकीय को तो हम इसको चतुष्फलकीय को डेल्टा जीरो के द्वारा दर्शाते हैं, इसको डेल्टा टी के द्वारा दर्शाते हैं और इसको बात करें डी एस पी के द्वारा दर्शाते हैं। ये याद रखना। पहले हम संबंध किसमें ज्ञात करते हैं, चतुष्फलकीय में अष्टफलकीय संबंध की बात करता हूं तो इसका जो CFCE अर्थात क्रिस्टलीय जो क्षेत्र होता है वो बहुत क्या होता है, इससे क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, इसकी तुलना में क्या होता है, बहुत कम होता है चतुष्फलकीय का। क्या रीजन है, इसके दो कारण आपको देखने को मिल जाते हैं। पहले मैं अगर कारण की बात करूं, आपको पता होगा अष्टफलकीय में कितने लिगेंड से जुड़ा होता है, 6 लिगेंड से, और इसकी मैं बात करूं तो कितने जुड़ा होता है, 4 लिगेंड से। ये जुड़ा होता है टोटल 6 लिगेंड से जुड़ा होता है, ये कितने जुड़ा होता है, 4 लिगेंड के द्वारा जुड़ा होता है, जिसके कारण यह अगर बात करें तो यह 2/3 के रूप में 4/6 इक्वल टू 2/3 के रूप में रह जाते हैं। ये जो चतुष्फलकीय जो क्रिस्टलीय क्षेत्र होते हैं ये जुड़े होते हैं 4 लिगेंड से जुड़ते हैं 6 लिगेंड से। पहला कारण ये है। अगर मैं दूसरे कारण की बात करूं, अगर मैं दूसरे कारण की बात करता हूं तो जो चतुष्फलकीय है और अगर मैं अष्टफलकीय की अगर बात करूं,
और चतुष्फलक अष्टफलक की बात करूँ, आपको दो कक्षक देखने को मिल जाते हैं। एक तो मिल जाता है T2G और एक AG। दोनों कौन से कक्षक देखने को मिल जाते हैं? तो T2G देखने को मिल जाता है, एक AG कक्षक देखने को मिल जाता है। अगर मैं AG कक्षक की बात करता हूँ तो इसके अंदर जो कक्षक होते हैं, अगर मैं अष्टफलकीय की बात करूँ, इसकी बात करता हूँ अष्टफलकीय की, तो इसके अंदर जो कक्षक होते हैं वो इस सीध में आपको दिखाई देते हैं, जिससे प्रतिकर्षण बढ़ जाता है। क्या होंगे वो? एक सीध में होंगे, उससे क्या बढ़ जाएगा? प्रतिकर्षण। और इसका विपरीत होता है चतुष्फलक के अंदर, वो एक सीध में नहीं होंगे, जिससे प्रतिकर्षण इनमें कम लगेगा। एक सीध में नहीं, और जो होगा प्रतिकर्षण क्या होगा? कम होगा। इनमें क्या होता है? प्रतिकर्षण कम हो जाता है। ये दो रीजन है। पुनः मैं आपको फिर से बताता हूँ, पहला कक्ष ये है। पहली तो बात ये है, इसके जो डेल्टा जीरो है चतुष्फलकीय का क्रिस्टलीय क्षेत्र के लिए, वो कम होता है डेल्टा टी से। दो रीजन है। पहला रीजन ये अष्टफलकीय जो क्रिस्टलीय क्षेत्र होता है वो 6 लिगेंडों के द्वारा घिरा होता है, जबकि चतुष्फलकीय 4 लिगेंडों द्वारा घिरा रहता है। दूसरे कारण ये बात दोनों के अंदर में अष्टफलकीय की बात करता हूँ, जो ईजी कक्षक होता है वो एक सीध में दिखा देते हैं, जिससे प्रतिकर्षण का मान है वो बढ़ जाता है। जबकि चतुष्फलकीय की अगर बात करें इजी कक्षकों की, वो एक सीध में नहीं होते हैं, जिसके कारण प्रतिकर्षण का मान है कम हो जाता है। ये दो बातें थी। अब हम क्या करते हैं, इसको संरचना के द्वारा समझते हैं। एक तरफ मैं क्या बनाऊंगा? चतुष्फलकीय, एक ही तरफ क्या बनाऊंगा? मैं अष्टफलकीय। ये आपको बताऊंगा डी के अंदर 5 कक्षक आपको दिखाई देते हैं। ये T2G रूप में, ये AG के रूप में। इनमें अगर हम इसकी बात करते हैं, इनके मध्य अंतराल की बात करते हैं, तो डेल्टा जीरो या चतुष्फलकीय की बात करते हैं। और ये है इसका, ये हम किसके रूप में होता है? T2G और AG के रूप। ठीक है, ये और इनके मध्य अंतराल 0.4, ये होता है 0.6। ठीक है, कक्षक की बात कर लीजिए, ये होता है DXY, DYZ, DZX। इनकी बात कर ले DXY² और DZ²। अगर मैं बात को अष्टफलकीय के अंदर, जस्ट इसका विपरीत होता है। क्या होता है? जस्ट इसका विपरीत होता है। विपरीत नीचे वाले होते हैं DXY, DYZ, DZX। ये होगा आपका, क्या होगा? T2G होगा, ये हो जाएगा AG हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका DXY² और DZ²। इसमें बात करोगे 0.6, ये माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.4 प्लस का। क्या हो जाएगा? इसका विपरीत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब माइनस आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस, और इसका क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। इसको किसके द्वारा? डेटी के द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा दर्शाया जाता है? डेटी के द्वारा दर्शाया जाता है। ये क्या है हमारे पास? अष्टफलकीय। अष्टफलकीय इनको एक फॉर्मूला के द्वारा लिखा जाता है। इस फॉर्मूले की यहाँ पर बात करूँ, इसको CFCE की बात करता हूँ। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे? देखो, T2G कितना है? 0.4। इसको NT2G रूप में लिखेंगे, माइनस का 0.6। ये हमारे पास NAG। इसके बाद में CFC को, इसको किस प्रकार से लिखते हैं? ऊर्जा बताते हैं 0.6 NAG माइनस NT2G। ठीक है, इसके रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। आखिरी जो हमारे पास रह गया वो है वर्ग समतलीय। अब क्या होता है, वर्ग जो समतलीय होते हैं उसके अंदर आपको Z जो कक्षक है वहां पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, या जो Z की तरफ ये विस्तारित होते हुए नहीं दिखाई देते हैं, जिसके कारण इन दोनों से सबसे अधिक क्या हो जाता है? वर्ग समतलीय
वर्ग समतली की अगर बात करूँ DSP की, उसकी वैल्यू, उसका मान अधिक हो जाता है बाकियों की तुलना में, बस इतना ही है। जेड कक्ष की ओर ये विस्तारित नहीं होते हैं, जिसके कारण इनका मान बाकी दो से अधिक हो जाते हैं। ठीक है। और अगर बात करता हूँ जैसे ये रहा, अगर मैं DYZ DZX की बात करूँ, इनसे अधिक इनका मान तो कम हो जाएगा, किसका मान अधिक हो जाएगा, DXY का। और इनमें भी अगर मैं बात करूँ तो DZ स्क्वायर का मान कम हो जाएगा, ये क्या होता है, DXY स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा और आगे विभाजित करूँ, ये तो मैंने फल के लिए बात करें, अगर वर्ग समतली की बात करूँ तो पुनः दो भागों में विभाजित हो जाएगा इस प्रकार से, इस प्रकार ये भी पुनः दो भागों में विभाजित हो जाएगा कुछ इस प्रकार। ठीक है, कुछ बात हो गई। DX स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक बॉक्स तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा और एक बॉक्स यहाँ पर लिखा जाएगा DZ स्क्वायर। ठीक है, इसकी और यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको तीन बॉक्स दिखाई देंगे, दो दिखाएंगे सॉरी, एक तो आपको दिखाई देगा DYZ और DZX, और एक यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा जो बंद होगा वो कौन सा होगा, DXY। ठीक है, इस रूप में विभाजित हो गई। ये जो विभाजित होगा वो DSP के रूप में वर्ग समतल। ठीक है, यहाँ तक अगर आप बात करो सिर्फ अष्टफली की, थोड़ा सा इसके और आगे जाओगे वर्ग समतुल्य के लिए है। अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे त्रिविम के लिए, 3D के लिए बात करने वाले हैं। हमारे नंबर 3 की अगर बात करें तो हमारा लास्ट टॉपिक है संक्रमित तत्व का त्रिविम रसायन। अगर हम त्रिविम रसायन की अगर बात करें, जहाँ पर आपको केंद्रीय तत्व परमाणु और उससे जुड़े हुए जो लिगेंड है, अर्थात जो आयनों के बारे में हम जो चर्चा करते हैं रसायन विज्ञान शाखा में, उसको ही बोलते हैं त्रिविम रसायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिविम रसायन बोलते हैं। पुनः सुन लीजिए, जहाँ पर केंद्रीय तत्व परमाणु और उससे जुड़े हुए जो लिगेंड है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, या जिसके बारे में अध्ययन करते हैं त्रिविम रसायन के अंदर, रसायन शाखा के अंदर, उसको क्या बोलते हैं हम, संक्रमण तत्व त्रिविम रसायन कहते हैं। जो निर्भर किस पर करता है, समन्वय संख्या पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, समन्वय संख्या पर। अब देखिए यहाँ पर जैसे समन्वय संख्या 4 है, या वर्ग समतलीय दिखाई दे रहा है आपको, जहाँ समन्वय 6 संख्या है, वहाँ पर अष्टफलकीय है जहाँ पर आपको 5 दिखाई दे समन्वय संख्याएं, अर्थात लिगेंड कितने जुड़े हुए वहाँ से 5 तो पिरामिड दिखाई देता है, 3 हो तो समतल त्रिकोणीय और 2 हो तो रेखीय। अब क्या है कि कुछ थर्ड जो तत्व है ना, थर्ड तीसरी जो सारणी है, उस तत्व क्या रसायन है कि उनकी समन्वय संख्याएं कितनी है, ज्यामितीय आकार किस प्रकार से, संकुल SUVY किस प्रकार से, और Na अर्थात लिगेंड कौन कौन से, इस सारणी को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आशा करते हैं आपको ये सेमेस्टर सेकंड है, सेमेस्टर सेकंड पेपर फर्स्ट के यूनिट नंबर 3 अच्छे समझ में आई होगी। फिर भी आपको कुछ डाउट्स हैं मन के अंदर तो फिर कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, आने वाली क्लास में उसका सोल्यूशन हम जरूर दिया जाएगा उसको। ठीक है, लगातार रिवीजन करते रहिए, पीछे जो पढ़ा है उसको और अच्छे से रिवीजन करते रहिए, ताकि एग्जाम तक आपको सभी के सभी जो अच्छे से क्या हो वो याद रहे और एग्जाम कम समय में आप अच्छे से उसको रिवीजन कर सके। मिलते हैं आपको यूनिट नंबर 4 में द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के अंदर। धन्यवाद।